नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। संसदीय इतिहास जितना पुराना है, विपक्ष का विरोध भी उतना ही पुराना है। विपक्ष अगर विरोध ही ना करे तो वो विपक्ष कैसा। ये अलग बात है कि कालांतर में विरोध के तौर तरीके बदलते रहे हैं, बिगड़ते रहे हैं, कहना ज्यादा सही होगा। किसी जमाने में अपनी बारी आने पर ही अपनी असहमति जताने की परंपरा रही थी, लेकिन समय के साथ हंगामा, शोर शराबा, नारेबाजी, वॉकआउट और सदस्यों का वेल में आना आम बात हो गई है। इससे भी आगे देश में ऐसे भी उदाहरण हैं जहां सदन में लात घूंसे चले, माइक फेंके गए, गाली गलौज हुई, वगैरह वगैरह। आज विधानसभा में किसी मामले में विधायक संयम लोढ़ा वेल में आए तो अध्यक्ष ने वेल में आने की परंपरा पर कड़ी आपत्ति जताई और इस दिशा में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। सवाल केवल आज की घटना का नहीं है, सवाल इस बात का है कि सदन के सदस्यों के पास विरोध जताने का क्या लोकतांत्रिक तरीका हो और क्या लोकतांत्रिक तरीकों से किया गया विरोध देखा सुना भी जाता है। और इसी पर आज प्राइम डिबेट में हम चर्चा करेंगे इन सवालों के हवाले से कि क्या सदन में सदस्यों का आचरण गंभीर कंसर्न हो गया है, क्या केवल मीडिया अटेंशन के लिए हंगामा किया जाता है, और विपक्ष के पास विरोध के क्या लोकतांत्रिक तरीके बचते हैं। हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज सुरेश जैन साहब हैं। आप राजस्थान विधानसभा के वाद विवाद के संपादक रहे हैं। अभिनेश महर्षि जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। गिरधारी मैया साहब हैं, सीपीएम के विधायक। और वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा जी हैं हमारे साथ। अभिनेश जी, इस वक्त तो स्वाभाविक रूप से आप विपक्ष में हैं तो वेल में आना आपको सुहाता है। जी। लेकिन जब आप सत्ता पक्ष में थे तब अगर इस तरह की घटनाएं होती थीं जैसी अब हो रही हैं, जैसे अभिभाषण पर आप लोगों ने वॉकआउट किया या हंगामा किया, तो आपने कहा कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ, इसलिए हम वॉकआउट भी करेंगे और हंगामा भी हमारा अधिकार बनता है। लेकिन अगर सत्ता पक्ष में होते तो क्या आपके ये शब्द नहीं होते कि ये गलत परंपरा है, राज्यपाल के अभिभाषण को शांति से सुना जाना चाहिए था, चर्चा के दौरान अपनी बात कही जानी चाहिए थी, ये गलत हुआ है। आप ये कहते हैं, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि आप ये कहते हैं? नहीं, देखिए, मेरा इसके अंदर सवाल दूसरा है। राज्यपाल, पहले तो ये परंपरा ही गलत है। राज्यपाल के अभिभाषण को सरकार जो भी होती है वो लिखती है और राज्यपाल महोदय की मजबूरी होती है कि वो उसको अक्षरशः पढ़ना पड़ता है। इसमें राज्यपाल महोदय का कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि चाहे सत्ता पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, हमें अनुशासित रह करके अपनी बात को प्रजातांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार हमारा है। और इस अधिकार का यदि कहीं भी हनन होता है तो चाहे हम पक्ष में हो और चाहे हम विपक्ष के अंदर हो, जो बात जायज है उसको ही कहना पड़ेगा। सदन के अंदर अपनी बात कहने का एक तरीका है, सदन के नियमावली बनी हुई है, उसके तहत भी हम कह सकते हैं। लेकिन जब हमें कहीं ऐसा लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है या हम हमारी बात को सही तरीके से जो बात कहना चाहते हैं वो हमारे जनता तक और बाहर तक नहीं पहुंच पाएगी, तब जाकर के हमें जो तरीके सदन के अंदर नहीं अलाउड है उनको भी हमें करना पड़ता है। जैसे हमें वेल में आने की बात है या बहिर्गमन की बात है, बहिर्गमन भी एक तरीका है और सदन के अंदर वेल में आकर के धरना देना भी एक तरीका है। महात्मा गांधी जी ने भी धरना दिया था और धरना हम आज भी कहीं पर जहां हमारी बात को नहीं सुना जाता है, हम विपक्ष के अंदर रहते हुए हमारी बात को कहना चाहते हैं, लेकिन यदि नहीं सुना जाता है तो निश्चित रूप से हमें वेल में भी आना पड़ता है, धरने पर भी बैठना पड़ता है और धरने पर बैठ करके हम ध्यान आकर्षित करते हैं और उसके ऊपर अध्यक्षीय जो भी व्यवस्था होती है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमें ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी बात को कहना चाहिए, लेकिन उसके बाद में जब अध्यक्षीय व्यवस्था दे दें या आसन जब पैरों पर खड़ा हो जाए तो उसके बाद में अध्यक्षीय व्यवस्था को हमें मानना भी चाहिए। ये मेरा कहना है। ये चाहिए की स्थिति है। आपने चाहिए के बारे में अच्छा बोला, लेकिन मैंने जो आपसे सवाल किया था कि जब हम इधर होते हैं, आप ही की बात नहीं है, सभी दलों की बात है, जब हाँ पक्ष में होते हैं तो वो जो स्थापित मानक हैं उनकी हम पैरोकार हो जाते हैं उनके। जब हम ना पक्ष में चले जाते हैं तो हम उनके विरोध में आ जाते हैं। गिरधारी मैया साहब, ये एक तोहमत नहीं है, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या ये विवशता है? देखिए, सदन में जैसे आपने पहले कहा, अभी पिछले दफा संविधान के नाम पर 27-28 की 2425 की विधानसभा चली 2 दिन, तो उसमें जो उस टाइम अभी टिड्डी का मुद्दा था, पहले बेमौसम बरसात का मुद्दा था, तो जब
जनता से जब क्षेत्र से प्रतिनिधि आता है तो जनता को ये महसूस होता है हमारा प्रतिनिधि जाएगा सदन में जाके ये बात रखेगा। तो उस सूरत में जब उसकी अपेक्षाएं नजर आती है जनप्रतिनिधि को, जब उसके पास एक ही चारा पड़ रहा है प्रोटेक्शन, चाहे सड़क का हो, जैसे संविधान के अंदर हम पार्लियामेंट के विधानसभा के मेंबर हैं, तो मेंबर के नाते हम रूल के हिसाब से हम अध्यक्ष के वो इजाजत लेते हुए मांगते हैं, समय मांगते हैं, उस तो सूरत में समय नहीं दिया जाता। तो हमारे पास सब एक प्रजातांत्रिक तरीके में वेल में जाना, हम मेरे विचार से कोई वो गलत परंपरा नहीं है। एक जनतांत्रिक रूप से अपनी आवाज़ रखने का तरीका है। हाँ, मतलब इससे और कुछ हो नहीं हो, कम से कम आपके इलाके के लोग तो ये समझ पाते हैं कि हाँ हमारा आदमी जी जान से जुटा हुआ है, यही है। नहीं, देखिए आपके मतदाता तो कम से कम इस बात का इत्मीनान करते हैं कि हाँ हमारा आदमी हमारे लिए आवाज उठा रहा है। आसन जब अगर टाइम के अभाव में या कुछ किसी के अभाव में अगर नहीं सुनता है, उस सूरत में चाहे हम सड़क पे रहो, चाहे हमें जनता इस पार्लियामेंट की बड़ी पंचायत, राजस्थान की बड़ी पंचायत में भेजती, वो अपेक्षा करती है। आज जैसे टिड्डी का मामला हो, चाहे श्याम लोढ़ा ने मर्डर का मामला उठाया हो, चाहे दूसरे साथी ने किसी ने उठाया हो, तो सूरत में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसमें पक्ष और विपक्ष को इस बात में निश्चित रूप से चाहे सदन का विगमन करे, चाहे सदन पटल पर कई दफे लोकसभा में भी लोग किए हैं और विधानसभा में कांग्रेस के टाइम में, बीजेपी के टाइम में कांग्रेस के लोग रात भर भी वेल में धरना देते रहे। तो मैं मेरे हिसाब से जनतांत्रिक तरीके में ये गलत नहीं मानता। तो मनीष गोता जी, इस बात को स्वीकार करने में क्या हर्ज है कि जनप्रतिनिधियों की स्वाभाविक रूप से अपने लोगों के, अपनी फॉलोइंग्स के प्रति जिम्मेदारी है, और जो स्थापित तरीके हैं जिनके बारे में सुरेश चंद्र जैन साहब से भी चर्चा करूंगा, उनसे कहीं भी वो बात रजिस्टर नहीं होती है जनमानस में कि हाँ हमारा आदमी हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे मुद्दों को उठा रहा है। गोदा जी, यही व्यवस्था है। देखिए, मैं मानता हूँ दो चीज है इसमें। हाँ जी। सबसे बड़ी बात तो ये कि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, डेमोक्रेसी का मंदिर कहा जाता है। तो वहां पे हम विरोध प्रदर्शन को यदि एक तरह से खारिज कर दें या उसको कहीं बांधें किसी तरह से, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। मतलब क्योंकि एक तरीका है, आप वहां पर डेमोक्रेसी की बात करने आए हैं तो आपको कहना और विरोध को प्रदर्शित करने का मौका आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, तरीका भी हो सकता है उसके लिए वेल में आना या दूसरे जो तरीके हैं वो हैं, लेकिन यदि वो डेमोक्रेटिक फोरम आपके लिए है तो वो डेमोक्रेटिक फोरम बाकी जो 199 लोग बैठे उनके लिए भी है। तो उसकी एक सीमा मुझे लगता है कहीं ना कहीं निश्चित होनी चाहिए कि आप कितनी देर तक बैठेंगे, कितनी देर तक हाउस को हेल्ड करेंगे, कितनी देर तक हाउस को हाईजैक करके रखेंगे, ऐसा कुछ मान लीजिए आप। तो वो एक तरीका मुझे लगता है कि हर विधायक को सोचना चाहिए कि यदि वो मेरे लिए डेमोक्रेटिक है मतलब तरीका, तो वो बाकी जो 199 लोग बैठे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि उनको भी अपनी बात कहनी है। तो आप कितनी देर तक उसको रखेंगे, तो मुझे लगता है वहां तक आपकी बात होनी चाहिए, आपका डिसेंट नोट हो जाए। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि विधानसभा की कार्रवाई में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोसीडिंग में आपकी बात जाना, आपकी बात रिकॉर्ड पर जाना, क्योंकि वो एक इतिहास बनता है। तो वो इतिहास जब बनता है तो मैं मानता हूं कि यदि आप नियमों और प्रक्रियाओं से आएंगे और उसके तहत जब अपनी बात कहेंगे तो आपकी बात डिसेंट, आपका डिसेंट उस प्रोसीडिंग में जमा होगा, वो इतिहास बनेगा। वो सिर्फ ये नहीं लिखा जाएगा कि हंगामे के बीच ये बात चली गई। तो मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नहीं, लेकिन मनीष जी, व्यावहारिक रूप से ये भी तो है कि वो तो इतिहास बनेगा, यहाँ तो वर्तमान की भी चिंता है। हाँ, यहाँ तो अभी इस बात की चिंता है कि 5 साल बाद फिर जाना है, लगातार सक्रिय रहेंगे। हमारे एक मित्र, आपको पता है कि हर बार वो जिला बनाने की मांग को लेकर वेल में बैठते हैं, वो सेरेमोनियल एक्सरसाइज है, हमेशा बैठते हैं, अगले दिन अखबार में छपती है जिला बनाने की मांग को लेकर बैठते ही हैं। आप कुछ कह रहे थे गिरधारी मैया साहब? मैं ये कह रहा था, जिस तरह मनीष जी ने भी कहा कि ये डेमोक्रेसी का एक प्लेटफॉर्म के हिसाब से एक पार्ट है। हाँ। निश्चित रूप से हम जब विपक्ष में होते हैं चाहे सत्ता पक्ष में होते हैं तो सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। अगर एक मेंबर अगर मांग करता है तो पूरी सरकार से आस रखता है, जनता भी आस रखती है, तो सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। जब वो जवाब नहीं आता है वहां से तो उसमें डेमोक्रेसी में वो एक रास्ता बचता है कि शांतिपूर्ण से हम बैठक में जाके बैठें। और निश्चित रूप से मनीष जी कह रहे हैं उसमें सीमा निर्धारित हो, उसमें हो। तो ये एक तरीका है। ये जो निर्धारित सीमा वाला जो विरोध है वो क्या कहता है, पहले तो ये समझता हूँ आपसे, फिर बाद में आऊंगा कि हो क्या रहा है असल में। जहाँ तक नियमों की बात है तो नियमों में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है कि आप वेल में आवें, हंगामे करें या नारेबाजी करें।
विरोध का सबसे अच्छा तरीका जो नियमों में वर्णित है वो है कि आप विरोध में 2 मिनट 1 मिनट 1 लाइन बात कह के और बहिर्गमन कर जाए, और वही तरीका बढ़िया था। ये नियमों में है, ये नियमों में है, और उसे अमर्यादित भी नहीं माना गया है आज तक, बल्कि उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स भी सामने आए। लेकिन जैसा कि लगातार समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, ऐसे विधानसभाएं भी बदलती रही हैं। विधानसभा में एक ज़माना था जब एडजॉर्नमेंट मोशन इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पे आया करता था कि जो क्या कहें हम उसके लिए। और अभी स्थिति यह है कि अगर जोरी बाजार की किसी दुकान में आज चोरी हो गई है तो उसका भी एडजॉर्नमेंट मोशन आने लग गया था, और पूरा दिन 0 आवर में निकल जाने लगा था। तो उस समय विधानसभा की जो रूल्स कमेटी थी, विधानसभा के स्पीकर थे, विधानसभा के और ऑफिसर्स थे, उन्होंने बैठ के कोई रास्ता निकालने की बात सोची। तो एक सिस्टम तो ये चला कि साहब इसमें से आधे से ज्यादा मुद्दों को सरकार को जानकारी के लिए भेज दें, सरकार से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो एमएलए को संतुष्टि हो जाएगी। दूसरा तरीका निकाला कि 5 सदस्य अपनी इंपॉर्टेंट बात को उस दिन सुबह पर्ची के माध्यम से प्रस्तुत कर दें, जो अभी सुबह 10 बजे ली जाती है, लॉटरी से 5 आदमी को कहने की परमिशन मिल जाए। तीसरा रास्ता निकाला 295 के माध्यम से कि एक दिन में लगभग 12 सदस्य, पहले एक हफ्ते में 2 बार बोल सकते थे, अब आजकल 1 बार कर दिया इसी सूत्र से, वो अपनी बात कह दें। तो इसी तरीके से मैं समझता हूँ, यदि जैसा भी मैं सुन रहा हूँ माननीय सदस्य और सीपीएम के भी कह रहे हैं कि साहब ये चीज़ बिल्कुल वाजिब है एक तरीके से, मैं इसको वाजिब तो नहीं कहूँगा, लेकिन यदि इसकी बहुतायत होती जा रही है तो स्पीकर महोदय को या विधानसभा को खुद को या विधानसभा की रूल्स कमेटी को इस पर विचार करना चाहिए, और विधानसभा में एक जगह ऐसी बना दी जाए, एक बॉक्स बना दिया जाए, वहाँ स्पीकर गैलरी है, वीआईपी गैलरी है, ऑफिसर्स गैलरी है, गवर्नर गैलरी है, एक धरना गैलरी भी बना दी जाए कि यदि आपको अपना विरोध करना है, धरने में बैठना है, तो उस जगह जाके बैठ जाए। वहाँ टाइम लिमिट को तय हो जाए 5 मिनट 10 मिनट, ताकि उसकी जनता को भी मालूम पड़ जाए कि मेरे सदस्य ने इसका भरपूर विरोध किया है, और सदन की कार्रवाई भी बाधित ना हो, क्योंकि पहले ही सदन इतना कम चल रहा है, इतने कम समय चल रहा है, और उसमें भी यदि सब महत्वपूर्ण बातें नहीं आ पाती तो कुल मिला के नुकसान वहाँ बैठने वाले माननीय सदस्यों का ही है, और 1 या 2 या 4 सदस्य बाकी सभी सदस्यों की जो और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें शांति से सुना जा सकता था, वो सब उससे वंचित हो जाते हैं, जो मेरी नज़र में कतई उचित नहीं है। अच्छा सुरेश जी, ये केवल राजस्थान विधानसभा की बात नहीं है। आज ओम बिरला इससे पहले भी कह चुके हैं कि जो चलता है वो अब नहीं चलेगा। हालांकि शीतकालीन सत्र में लोकसभा स्थगित करने का काम शुरू हो गया, वहाँ भी ऐसा हुआ, और आज ही उन्होंने मोइना मित्रा को बोला कि ये आप जो बैठे बैठे बोल रही हैं ये नहीं चलेगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जेपीसी पर बीजेपी ने पूरे शीतकालीन सत्र का बायकॉट किया था, तो नोटबंदी के बाद में कांग्रेस ने वही किया। तो बायकॉट जो आप कह रहे हैं कि बहिर्गमन कर जाएं, कार्रवाई का बहिष्कार करें, ये भी समझ में नहीं आता। इससे भी पूरी तरह से जो खर्चा जनता की जेब पे पड़ता है, भार तो अल्टीमेटली जनता के ऊपर ही पड़ता है। बहिर्गमन मतलब पूरे दिन का बहिर्गमन नहीं, कुछ देर के लिए उस इश्यू के लिए बहिर्गमन है। वो लॉबी में चले जाते हैं और जैसे ही दूसरा मुद्दा शुरू होता है वो वापस सदस्य लौट करके आ जाते हैं। बहिर्गमन का सर एक विरोध जताने का तरीका है, वो बाहर गए। अनेक बार तो ऐसा भी होता है कि पूरे सदस्य, अगर मान लो बीजेपी के ज्यादा सदस्य 70 सदस्य हैं विरोध में, तो 70 सदस्य बाहर निकल भी नहीं पाते हैं कि मुद्दा बदल जाता है, तो पीछे के सदस्य वापस वहीं से पलटी मार जाते हैं और सीट पे आगे बैठ जाते हैं। तो ये बहिर्गमन का मेरा मतलब पूरे दिन के बहिर्गमन से नहीं है, कुछ उस तात्कालिक मुद्दे के शांत होने तक के लिए मुद्दा है। और लोकसभा स्पीकर ने जो नई परंपरा शुरू करी है कि अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का मौका देना, और सदस्यों से भी उन्होंने अनुरोध किया कि वो अपनी बात कम से कम समय में रखें। यदि वो व्यवस्था यहाँ भी लागू हो तो सुधार होगा, पहली बात। दूसरी, विधानसभा के नियमों में 60 दिन और 3 सत्र चलने का प्रोविजन है, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि जिनकी अध्यक्षता में ये नियम बनाए गए थे, माननीय शिवचरण जी माथुर, वो भी जब इन नियमों को लागू करने की स्थिति में आए तो उसकी पालना नहीं करा पाए। और मेरे ख्याल से अभी तक कभी भी इसकी पालना नहीं हुई जब से नियम बनाए। यदि इसकी पालना होने लग जाए तो माननीय सदस्यों के पास इतने कोई लंबे चौड़े विषय होते ही नहीं है कि उस पर वो 60 दिन तक लगातार पूरे पूरे दिन बहस कर सके या बोल सके। क्योंकि पढ़ने, आपको ज्यादा जानकारी है पत्रकारों को, पढ़ने लिखने की बीमारी समाप्त हो चुकी है। अब तो सिर्फ टीवी पे दिखना, अल्लाह करना, या ट्रांसफर पोस्टिंग या जो दूसरे काम उसकी बात रह गई है। इसमें माननीय सदस्यों का दोष नहीं है। पार्षद के लेवल के काम, पंच लेवल के काम भी एमएलए के ऊपर सौंप दिए जाते हैं। चुनाव होते हैं, अभी दिल्ली के चुनाव देखे, एमएलए से पूछा जा रहा है नालियां क्यों नहीं साफ है, गटर क्यों नहीं साफ है, रोड क्यों नहीं साफ हुई। अरे भाई, ये पंचायत का काम नहीं है, नगर पालिका का काम है, विधानसभा का काम नहीं है। तो जब विधानसभा के लेवल के काम से इतर अपेक्षा मेरे से है तो एमएलए भी क्या करें, उन्हें वो चीजें उठानी ही पड़ती है, बोलनी पड़ती है। ठीक बात। अभिनय जी, ज्यादा हाउस चले, ज्यादा बढ़िया है। मैं सही कह रहे हैं सुरेश जी
कि जो एमएलए के स्तर का काम होता है, पॉलिसीज बनाने का काम होता था, एमएलए वहां पर बैठ करके गंभीर मुद्दों के ऊपर निर्णय लेने का काम करते थे। ये राजस्थान की सबसे बड़ी, किसी प्रांत की सबसे बड़ी पंचायत होती है जिसके अंदर उस पूरे इलाके के क्या काम होंगे इस बारे में फैसला लिया जाता था। लेकिन आज हम लोगों से अलग तरह की उम्मीद की जाने लगी है। छोटी छोटी बातों के लिए भी एमएलए को कॉल किया जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर एमएलए की भी मजबूरी बन जाती है। लेकिन मैं एक बात से, मेरा थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंस यहां पर है कि आप कोई भी विरोध अपना जताएं, सरकारें होती हैं वो अपनी मनमर्जी से, जिसकी सरकार होती है वो अपनी मनमर्जी से काम करती है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, मैं इसके अंदर सहमत हूं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब कोई विरोध में रहने वाला व्यक्ति कोई जनहित का ऐसा बड़ा मुद्दा उठाता है और उस मुद्दे के ऊपर वो सरकार से जवाब चाहता है, और उस स्थिति के अंदर जब जवाब नहीं आता है तो मजबूर होकर के वो जो शांतिपूर्वक तरीके से ये वेल में आकर के धरने में बैठना भी कोई बहुत बड़ी अशांति नहीं है। चाहे आप जगह अलग फिक्स कर दें, चाहे जगह वो हो, जगह शांतिपूर्वक यदि बैठा है। बल्कि हमने तो ये भी देखा है कि वहां पर बहुत बड़ा हल्ला भी होता है, और हल्ला इसलिए करना पड़ता है कि सरकारें अपनी हठ धर्मिता के ऊपर अड़ी रहती हैं, वो जनहित के मुद्दे को भी नहीं समझना चाहती हैं, अपने हित के लिए वो चाहे जैसे फैसले लेती है, लिहाजा मजबूर होकर के ये सब कार्रवाई करनी पड़ती है। हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। हम कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ करके जब यहां पर आते हैं तो हमारा एक एक पल जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रहता है। ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग भी जाया नहीं करना चाहते समय। आने वाले समय के अंदर मैं सोचता हूं कि व्यवस्थाएं सुधरेंगी, लेकिन एक समय सीमा तक अपना विरोध जताने के बाद में यदि व्यक्ति अपनी सीट पर चला जाता है तो निश्चित रूप से उसकी बात को नोटिंग हो जाती है और उसके बाद में उसके ऊपर फैसला होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आज सवाल, पहले हम सुनते थे कि जब सवाल पूछ लिया जाता था तो बहुत बड़ा मामला हो जाता था। आज सरकार की सवालों के जो उत्तर आते हैं वो इतने लचर उत्तर आते हैं, गोलमाल उत्तर देकर के। पिछली बार 100 सवाल के अंदर मैं ये कहता हूं कि 99% सवालों के अंदर अधिकारियों ने बेवकूफ बनाने का काम किया है। ऐसी स्थिति में विरोध आपको करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा हमको, ये कहता हूं। मनीष गोदाची, बहुत कुछ मुखिया पर निर्भर करता है, ऐसा कहीं मैं आज जब इस बारे में पढ़ रहा था तो ये बात समझ में आई। एक तरफ सोमनाथ चटर्जी का कार्यकाल देखते हैं हम, जो एक सख्त सुधारक, रिफॉर्म क्लास में एक अध्यापक की भूमिका में जैसे हूँ। दूसरी तरफ मीरा कुमार का जो कार्यकाल था उनके तुरंत बाद का। तो ये बहुत कुछ निर्भर करता है वहां बैठे हुए आदमी पर, जो चेयर पर बैठा हुआ है, कि सदन कैसे चले, विरोध किस हद तक हो, विरोध की जरूरत कहां तक पड़े, विरोध की जरूरत ही ना पड़े, बात हो जाए, सबकी बात सुन ली जाए। देखिए, निश्चित रूप से स्पीकर की सीट पे जो व्यक्ति बैठा है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। उस सीट पे, मतलब स्पीकर की नहीं, सीट पे जो बैठा है, अब उसका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स मेंबर्स और उस पूरे इशू को लेकर के। जो हमने अब तक देखा है, अब जितनी भी कार्रवाई तक देख पाए हम, उसमें मुझे लगता है कि इस बार थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, और उसकी वजह से शायद मुझे लगता है कि वो जो क्लीनियंसी की उम्मीद करके अब तक हम आते, क्योंकि देखिए चीज़ें चलती ट्रेडिशन से, परंपरा से। अब तक जिस तरह से सदन चलता आया है, हमारे विधायक उसी तरह से करना भी चाहते हैं। तो अब जो स्ट्रिक्टनेस आई है उसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बंधे हुआ महसूस कर रहा है। अब वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो फिर इस तरह की चीज़ों को और इस तरह की रिटेलिएशन को, इस तरह की जो आपस की खींचतान है और जो वाद संवाद हम देखते हैं उसका नतीजा बन रही है। मतलब वो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा स्पीकर साहब यदि थोड़ा सा लीनियंट कर दे, थोड़ा सा उसको ढील दें, थोड़ा सा मौका दें, तो शायद ठीक बात। और मैया साहब, बिल्कुल समय खत्म हो गया, 20 सेकंड में अपनी बात कहिएगा। आप लोग तो खुद ही नियम कानून बनाते हैं दुनिया के लिए, समाज के लिए, आवाम के लिए। आप लोग अपने लिए नियम कानूनों में अगर कहीं कोई ज़रूरत है परंपराओं को बदलने की, आपकी व्यवस्था को बदलने की, आप ही के हाथ में है, आप तय कर सकते हैं। भैया जी संक्षेप में बोलिएगा। देखिए, विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा के अंदर हम नियम और कायदे यहाँ से कानून बनते हैं। जहाँ कानून बनता है तो निश्चित रूप से, जैसे आज विपक्ष में पहले इस बेमौसम पर बात चली, सरकार से जवाब मांगा विपक्ष ने, तो एक जवाब नहीं दे पाए। तो हम भी, विपक्ष भी, एक सरकार जब पूरे प्रदेश का घटनाक्रम था और विपक्ष से गंभीरता से सवाल पूछ रहा था, सिर्फ 2 टुक में, कि आपने कितने में आपने अनुदान दिए, जितने भी सदन के समय के सदुपयोग के लिए हमें वो मुद्दे ज्यादा डिस्कस करने चाहिए जो जनता के हित के हैं। अब सीए के ऊपर डिस्कशन करके हम सदन का समय खराब कर दिया। ये राज्य का विषय नहीं था, ये केंद्र का विषय था। तो ऐसे विषयों के ऊपर सदन का समय जाया नहीं करके जनहित के मुद्दे, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, इनके ऊपर हमें बहस करके सदन के समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगा
कि विधायक यदि प्रश्न बनाते समय हाँ। उसे बहुत होशियारी से बनाएं हाँ। तो कोई भी ऑफिसर उससे बच नहीं पाएगा। ठीक बात। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।